दोस्तों नमस्कार। गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। कक्षा 11वीं में मूलरास चैप्टर है और इसमें हमने मूलरास का अर्थ बताया था और पिछले समय में हमने आपको बताया था इसकी महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी है, कौन सी शब्दावली यहाँ पे काम आती है। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि मूलरास जो है यह किन कारणों से होता है, अर्थात इसके उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। इस वीडियो में यही पूरी बात हम आपको बताएंगे और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं मूलरास उत्पन्न होने के कारण कि मूलरास कैसे उत्पन्न होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला मूलरास को हमने ये समझाया था आपको कि किसी स्थायी संपत्ति में उसके मूल्य में अर्थात कीमत, गुण या किस्म में शनय शनय कौन सी स्थायी संपत्ति के मूल्य में शनय शनय होने वाली कमी को मूलरास कहते हैं। ये प्रोफेसर हैनी ने अपनी परिभाषा में दी है। हमने यह पिछले वीडियो में आपको समझाया है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11वीं की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख लें, आपको मूलरास मिल जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मूलरास उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ करते हैं और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है निरंतर प्रयोग। निरंतर प्रयोग। अब आप कहते होंगे कि निरंतर प्रयोग से कैसे कमी आएगी वस्तु में। तो बिल्कुल, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा, बच्चों आपने स्कूल आने के लिए एक साइकिल खरीदी तो आज 3000 की आपने साइकिल खरीद कर लाई। कुछ समय पश्चात अर्थात कक्षा 11वीं पास होने के बाद आपने सोचा कि हम इस साइकिल को बेच देते हैं और नई साइकिल खरीदते हैं। तो क्या वह साइकिल 3000 में बिकेगी? नहीं बिकेगी। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई भी खरीदने वाला 3000 में नहीं खरीदेगा। उसे 2200 में खरीदेगा, 2500 में खरीदेगा, 2000 में खरीदेगा। अर्थात क्यों? उसमें क्या परिवर्तन आया, क्यों कम में जा रही है? तो सीधा सीधा है कि उसका आपने निरंतर प्रयोग किया है। निरंतर अर्थात लगातार उसका प्रयोग किया है, लगातार चलाया है, इसीलिए उसकी कीमत में जो है कमी आ गई। और जो कीमत में कमी आई है उसे ही हम मूलरास कहते हैं। वस्तु के निरंतर प्रयोग से वस्तु की कीमत में होने वाली कमी ही मूलरास कहलाती है। उत्पन्न होने का पहला कारण आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। वस्तु के निरंतर प्रयोग के कारण वस्तु में कमी आती है। दूसरा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं समय बीतने के कारण, समय व्यतीत होने के कारण। अब समय व्यतीत होने के कारण ये कैसे समझ में आएगा? समय बीतने के कारण वस्तु के रेट में कमी कैसे आएगी? देखिए, आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। तकनीकी का विकास लगातार हो रहा है। हो सकता है अभी जो कोई वस्तु है, मशीन है हमारे पास, वह मशीन वर्तमान में कोई वस्तु बनाने की है और तकनीक परिवर्तन के कारण हमारे मार्केट में नई वस्तु बनने लगी है और मशीनें दूसरी आ गई है। तो इसके कारण वह जो पुरानी मशीन है उस पुरानी मशीन को हमें क्या करना पड़ेगा? बेचना होगा या हमारे बिजनेस से अलग करना होगा और जो नई तकनीक की मशीन है उसे लाकर हमें लगाना होगा, तब हमारा उत्पादन होगा और तब हमारी वस्तु को विक्रेता खरीदेंगे। अर्थात हम यदि पुरानी
मशीन से बनाते रहे तो विक्रेता खरीदेंगे नहीं हमारी वस्तु को। तो यहाँ पर समय बीतने के कारण क्या हुआ, तकनीक का परिवर्तन हुआ और तकनीक के परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर वह वस्तु नहीं बन पाई और उसके मूल्य में क्या हुआ, उस मशीन के मूल्य में यहाँ पे देखिए आप कमी आई है। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि समय बीतने के कारण भी यहाँ पर मूल्य ह्रास होता है। पहला हमने देखा निरंतर प्रयोग के कारण मूल्य ह्रास होता है, समय बीतने के कारण मूल्य ह्रास होता है और मूल पदार्थ के समाप्त होने के कारण भी मूल्य ह्रास होता है। तीसरा हम लिखते हैं मूल पदार्थ के समाप्त होने के कारण, अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि मूल पदार्थ के समाप्त होने के कारण मूल ह्रास कैसे लगेगा। देखिए कोई खान है, खदान है, उसमें जो हीरे मोती कोयला जो मूल पदार्थ है उसे किसी ने, आप जानते लीज पे लिया जाता है, ठेके पे लिया जाता है और उसे 10 साल के लिए लिया गया था, लेकिन वह मूल पदार्थ को निकालते गए और एक दिन ऐसा है कि वह मूल पदार्थ जो, जैसे कोयला खदान के लिए कोयला मूल पदार्थ है, हीरा खदान के लिए हीरा प्रमुख है, तो जैसे कोयला यदि समाप्त हो जाता है कोयले की खदान से तो वहां पर जो मूल पदार्थ है वह खनन करके समाप्त कर दिया गया, तो उस खदान का कोई रेट रह जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। अर्थात आप बिल्कुल समझे होंगे कि मूल पदार्थ के समाप्त होने के कारण भी वो है तो संपत्ति भी हमारी, तो उसके रेट में कमी आ जाएगी। अब उस संपत्ति को उतने रुपए में कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मूल पदार्थ के समाप्त होने के कारण भी मूल्य ह्रास लगाया जाता है। हमने देखा निरंतर प्रयोग के कारण, दूसरा समय व्यतीत होने के कारण, मूल पदार्थ समाप्त होने के कारण, और एक और है चौथा नंबर बाजार में स्थायी गिरावट होने के कारण। कभी कभी ये होता है कि जो मार्केट है, मार्केट में स्थायी गिरावट आ जाती है, उसे हम बाजार में स्थायी गिरावट के कारण भी मूल्य ह्रास लगता है। अब स्थायी गिरावट कैसे आती है इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए आप, आज हम मार्केट में कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। हमने आज मोटरसाइकिल खरीद के लाए, मोटरसाइकिल खरीदने गए थे तो क्या हुआ, वहां पर हमको 90,000 की मोटरसाइकिल बताई जा रही थी। हमने देखा था एडवर्टाइज में भी 90,000 रुपये वहां पे आ रहा था। हम गए और हमने वस्तु को खरीद कर ले आए। आने के बाद ये हुआ, वस्तु खरीद के लाने के बाद घर आकर हमने जब अपना टेलीविजन ऑन किया तो कंपनी ने एकाएक 5,000 की उस गाड़ी पर छूट दे दी। अर्थात यह एकाएक छूट कमी या वृद्धि हुई है। अर्थात 90,000 की जो गाड़ी थी वह 85,000 में अब हमको मिलने लगी है। तो क्या हम वापस जाके उसे वापस कर देंगे शोरूम में? बिल्कुल नहीं, वह नहीं लेगा, क्योंकि वह समय की बात है। बाजार में स्थायी गिरावट इस प्रकार से आ जाती है, तो इसे ही हम उच्चावचन के नाम से भी जानते हैं। अचानक जो गिरावट आती है वो उच्चावचन के नाम से जाना जाता है और इसके कारण मूल्य ह्रास उत्पन्न होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। 5वां नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पर, पदार्थ जो मूल्य ह्रास होता है तो वो दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, दुर्घटना के कारण भी उत्पन्न होता है। अब दुर्घटना के कारण कैसे उत्पन्न होता है यहाँ पे समझिए। कोई मशीन है हमारी और उस मशीन में हुआ ये कि चलते चलते कोई दुर्घटना हो गई, कोई पार्ट टूट गया, तो वह मशीन हमारे काम की नहीं रहेगी। इसलिए उस मशीन को या तो रिपेयर कराना पड़ेगा और रिपेयर होने के बाद भी वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं चल पाएगी, इसीलिए उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यदि हम उसे बेचने के लिए ले जाते हैं तो वह वस्तु हमारी
कम रेट में बिकेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दुर्घटना के कारण भी वस्तु के मूल्य में कमी होगी और इससे मूल्यह्रास उत्पन्न होने का यह भी एक कारण बहुत अहम माना जाएगा। अगला पॉइंट है अप्रचलन, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अप्रचलन। आपने ये पॉइंट को पिछले वीडियो में भी समझा था, अप्रचलन के कारण। और जो अप्रचलन है ये है क्या? अप्रचलन का अर्थ है अर्थात फैशन से वह वस्तु का बाहर हो जाना अप्रचलन कहलाता है। अर्थात वह वस्तु हम अभी यूज कर रहे थे और एकदम टेक्निकल या तकनीकी परिवर्तन के कारण वह वस्तु मार्केट से बाहर हो गई, तो उस बाहर होने को भी हम अप्रचलन के नाम से जानते हैं। अर्थात फैशन से बाहर हो जाना ही अप्रचलन कहलाता है। तो आपको यहाँ पे मूल्यह्रास उत्पन्न होने के जो कारण है वह समझ में आए होंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। कक्षा 11वीं में या 12वीं के कोर्स में हो तो 4 नंबर या 5 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बड़े ध्यान से इसे देखें और समझें और याद भी कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मूल्यह्रास उत्पन्न होने की जो 14 विधियां हैं। लगभग हम 14 की बात करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 2 विधि यहाँ पे बताई गई है। वो 2 विधियां जो है उनकी हम बात करेंगे। 2 विधियां कौन कौन सी है उन विधियों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहली जो है स्थायी किस्त पद्धति, पहली को हम कहते हैं स्थायी किस्त पद्धति, सरल रेखा पद्धति, ऋजु रेखा पद्धति, समान किस्त पद्धति, और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं घटती किस्त पद्धति। क्रमागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, घटती किस्त पद्धति के नाम से ही जाना जाता है। यह 2 विधियां ही आपके सिलेबस में है, बाकी विधियां आपके सिलेबस में नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ इन 2 विधियों के विषय में ही चर्चा करेंगे। स्थायी किस्त पद्धति से कैसे मूल्यह्रास निकाला जाता है, घटती किस्त पद्धति से कैसे मूल्यह्रास निकाला जाता है। तो यह वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आपको अगले वीडियो में इन दोनों विधियों के विषय में समझाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।